हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। आज की क्लास में मैं आप क्या खास होने वाला है ये मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको आज की क्लास में ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देने वाली हूँ जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। इन एग्जाम्पल्स को कंप्यूटर पढ़ाते समय तो शायद ही किसी ने यूज़ किया होगा, लेकिन ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने मेरी ये क्लास एंड तक देख ली तो ये कंप्यूटर की पूरा का पूरा चैप्टर आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। आपको बुक भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नोट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट चैप्टर करवाने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकती है, तो वीडियो के टाइम पर ध्यान मत दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ये तो मेरी गारंटी है कि आज आपको ये चैप्टर में अच्छे से याद करवा ही दूंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर क्या है एक्चुअली में? कंप्यूटर एक ऐसा वर्ड है जो कि कंप्यूट वर्ड से निकल कर आया, जिसका मतलब होता है मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है, अब किसी वर्ड में से निकल कर आया है, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि आपने देखा होगा ना, हमारे फेवरेट क्रिकेटर हैं विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का, उन दोनों को विरुष्का कहा जाता है क्योंकि उनके नाम में से ही एक नया नाम बनकर आया। वैसे ही कंप्यूटर वर्ड जो है वो कंप्यूट के जरिए एक नया वर्ड बनकर आया, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। इसको कैलकुलेशन का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत समय पहले जब कंप्यूटर आया था ना, तो उसका काम था सिर्फ कैलकुलेशन करना। ये तो समय के साथ टेक्नोलॉजी में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि आज कंप्यूटर बड़े से बड़े काम भी कर पा रहा है। However, मॉडर्न कंप्यूटर इज नॉट लिमिटेड टू कैलकुलेशन, यानी आज का जो कंप्यूटर है वो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करता बल्कि डेटा को स्टोर भी करता है, प्रोसेस करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ग्राफिक्स बनाता है और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग भी करता है। अब कैसे करता है, आइए ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डेटा की स्टोरेज की। आपने देखा होगा कि एक कंप्यूटर में बहुत बड़ा डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप सेंसस की बात करें तो सेंसस में जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, इंफॉर्मेशन सभी लोगों की कंप्यूटर में फिट की जा सकती है। हमारा देश करोड़ की आबादी वाला है, लेकिन फिर भी इन सबकी डिटेल वहाँ स्टोर की जा सकती है। इट मीन्स कंप्यूटर अपने आप में इतना वास्ट स्टोरेज है कि यहाँ पर हम हर चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेटा को ये प्रोसेस करता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन या इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं उसके ज़रिए वो उस पर प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद हमें रिजल्ट निकाल कर देता है। कम्युनिकेशन में मदद करता है क्योंकि हम घर बैठे, आपने देखा होगा घर बैठे भी हम वेब कैम के जरिए वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इवन इंटरनेट के जरिए हम अपने मैसेजेस दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो सिर्फ कैलकुलेशन का काम नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा काम यहाँ से हम कर रहे हैं। ग्राफिक्स, आपने देखा होगा ना मूवीज़ में कितने अच्छे अच्छे VFX यूज़ करते हैं। इवन रील्स में भी हम अच्छे ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, ये भी तो कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल हुआ। और नेक्स्ट है लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम लॉजिक्स लगाना जानते हैं। ठीक है, कंप्यूटर लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है। अब ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो आप याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करता है, फिर जिस डेटा को उसने एक्सेप्ट किया उसे हम इनपुट कहते हैं, फिर उस जानकारी के बेसिस पर वो प्रोसेसिंग करता है, यानी कि कैलकुलेशंस करता है, प्रोग्राम्स बनाता है, और उसके बाद वो हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल कर देता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। इसको इस तरीके से समझिए। एक एग्जाम्पल, क्लास में सपोज करते हैं अकाउंट्स का टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है। अब जो जर्नल एंट्रीज के रिगार्डिंग वो आपको रूल्स बता रहे हैं, वो सारी क्या हो गई? इनपुट, क्योंकि वो आपको डेटा दे रहे हैं, है ना, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब उस इनपुट को आपने अपने दिमाग में फिट कर लिया और उसके बेसिस पर आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, यानी कि आप जर्नल एंट्रीज बना रहे हो, उन रूल्स को लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके दिमाग में ये फंक्शनिंग चल रही है ना, आप सोच रहे हो। उसके बाद आपने उन जो टीचर की दी गई इंस्ट्रक्शंस थी उसके आधार पे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। जो आंसर आपने दिखाया अपने टीचर को, वो आंसर आपका हो गया आउटपुट, कि आपने रिजल्ट क्या दिया। ये अलग बात है कि क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है तो हम मिस्टेक्स कर सकते हैं, हमारी जर्नल एंट्रीज रॉन्ग हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर में गलतियां नहीं होती। अगर आपने इनपुट सही दिया है तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी आपका सही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया जी? चलिए अब हम बात करते हैं इसकी फीचर्स की। तो इसका फर्स्ट फीचर, जैसा कि आप देख सकते हो कि एक ऑटोमेटिक मशीन है, क्योंकि यहाँ पर सब काम अपने आप हो रहा है।
ठीक है, आपने इनपुट दिया, उसके बाद अंदर सारा काम चल रहा है, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है। आपको इसमें हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, ये बहुत सारी कैलकुलेशंस को कुछ ही सेकेंड्स में परफॉर्म कर सकता है। एक्यूरेट होते हैं इसके रिजल्ट, कभी भी एरर्स नहीं देता। अगर आपने इनपुट गलत दिया है तब आउटपुट गलत आएगा, लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन सही दी है तो रिजल्ट भी सही ही आएगा। वर्सेटैलिटी यानी कि ये एक समय पर बहुत से काम कर सकता है, ठीक है, ये कैलकुलेशन भी कर सकता है, ये ग्राफिक्स भी बना सकता है, इसको कम्युनिकेशन करना भी आता है। तो जब कोई इंसान बहुत सारे काम को कर सकता है हम उसे वर्सेटाइल कहते हैं। स्टोरेज यानी कि इसके अंदर बहुत बड़ा डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं, परमानेंट भी कर सकते हैं और टेम्परेरी बेसिस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। डेलीजेंस, डेलीजेंस का मतलब होता है थकान हो जाना, लेकिन डेलीजेंस में क्या है कि ये थकान फील नहीं करता, मतलब कंप्यूटर कभी किसी भी चीज़ से बोर नहीं होता। आप एक ही तरह का काम उससे हजारों साल भी कराओगे वो करता रहेगा, वो बोर नहीं होगा, ना ही कभी थकेगा। लेकिन ह्यूमन बींग्स तो थक जाते हैं, हमसे एरर्स भी हो जाती हैं, है ना। कनेक्टिविटी यानी कि हम इंटरनेट या नेटवर्क्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स हो गए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस। और हाँ, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और अगर कोई सजेशन है तो वो भी मुझे बताइएगा, आपके सजेशंस का मैं हमेशा वेलकम करती हूँ। लिमिटेशंस क्या है इसके कि लैक ऑफ आईक्यू। आईक्यू मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, मतलब ये इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके पास। हम जो इसे सिखाएंगे उसके आधार पर ये अपना दिमाग लगा सकता है, लेकिन एक ह्यूमन ब्रेन की तरह इसके पास अपना दिमाग नहीं है, ठीक है। इसका आईक्यू है ही नहीं, जो आप इसे कहोगे ये वही करेगा, उसके अलावा ये कुछ नहीं सोच सकता। रोबोट्स पर से रिलेटेड बहुत सी मूवीज हमने देखी है, जैसे कि एक तो बहुत फेमस रजनीकांत जी की आई थी मूवी रोबोट, है ना। उसके बाद हमने एक शाहिद कपूर की है जिसमें है, शायद नाम है उसका, तेरी बातों में उलझा जिया। ये दोनों मूवीज बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसके लिमिटेशंस के लिए। इंटेलिजेंट लैक ऑफ आईक्यू मतलब हीरोइन को कुछ भी बोला जाता था, क्योंकि वो रोबो है तो वो उसको परफॉर्म कर लेती थी बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि वो सोच तो सकती ही नहीं थी। इसी तरह वो डिपेंडेंट है इंस्ट्रक्शंस पर। आपने देखा होगा फिल्म के एंड में, लास्ट में जो कृति सेनन है वो आग लगा देती है, थप्पड़ मार देती है, डांस करने लगती है। क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है। वो अलग बात है कि उन इंस्ट्रक्शंस की उस समय जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है ना, वो सोच नहीं सकता, कंप्यूटर समझ नहीं सकता, तो इस वजह से जो आप उसे कहोगे वो वही परफॉर्म करता जाएगा, ठीक है। वो टोटली डिपेंड करता है आपकी इंस्ट्रक्शंस पर। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस गलत दी तो वो काम भी गलत करेगा। जैसे कि रोबोट मूवी में जो रजनीकांत जी के रोबोट थे उसको गलत फीड किया गया था, तो उसकी गलत इंस्ट्रक्शंस की वजह से वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का हो गया था, है ना। नो इमोशंस यानी इसमें इमोशन बिल्कुल भी नहीं होते, ये तो एक मशीन है। जीगो, गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि अगर आपने गलत और घटिया इंस्ट्रक्शंस दी तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट भी गलत और घटिया ही होगा, ठीक है। नीड ऑफ मेंटेनेंस एंड अपडेटिंग यानी इसे समय समय पर मेंटेन करना पड़ता है, इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है और इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना पड़ता है, इसे कूल रखना पड़ता है, नहीं तो कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट मतलब कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो इस तरीके से हमें मेंटेनेंस भी इसकी रखनी पड़ती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, जो है कि कंपोनेंट्स क्या है कंप्यूटर के। वैसे तो कंप्यूटर बहुत सी चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, है ना। लेकिन हमारी एनसीईआरटी या सीबीएसई की बुक जो है डीके गोयल वगैरह, उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स है मैं वो आपको करवा रही हूँ। तो फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी कंप्यूटर सिस्टम जो है ना उसमें बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। इन हार्डवेयर क्या होगा? एक ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन, आप इसको टच कर सकते हो, ठीक है। आप कीबोर्ड को टच कर सकते हो, ये पेन में टच कर सकती हूँ, माउस को मैं टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, है ना, देख भी सकती हूँ। तो ऐसी चीजों को हम हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, मैग्नेटिक रिकॉर्डर। अब एक क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में बनता है कि अगर कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों को साथ ले लिया जाए तो उनको हम टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कीबोर्ड, सीपीयू वगैरह क्या है।
तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कीबोर्ड। क्या है कीबोर्ड? सबको पता है, सब कंप्यूटर यूज करते हैं आजकल, तो ये कोई नई बात नहीं है ना। कंप्यूटर क्या है, कीबोर्ड क्या है कि एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ये आपको पता होना चाहिए। इनपुट क्यों है? क्योंकि इस कीबोर्ड के जरिए ही तो हम अपना डेटा एंटर करते हैं टाइपिंग करके। अगर हमारे पास कीबोर्ड ना हो, चाहे कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो आप अपना डेटा कंप्यूटर को दोगे कैसे? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पर जो है ये इनपुट डिवाइस होता है और ये इंस्ट्रक्शंस हम दे सकते हैं इसको। इसकी कुछ कीज होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इसमें A to Z अल्फाबेट्स होते हैं, 0 to 9 नंबर्स होते हैं, फंक्शनल कीज होती हैं F1 से F12 तक। आप देख सकते हो अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है। इसकी स्पेशल कीज होती हैं शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, एरो कीज, न्यूमेरिक पैड, ये सारी इसकी कीज होती हैं और इनके जरिए जो डेटा हम देते हैं उसे हम बाइनरी लैंग्वेज में देते हैं। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या काम होता है इसका कि इसके जरिए हम अपने कमांड्स दे सकते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है मॉनिटर। नेक्स्ट जो चीज़ है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? जैसे क्लास का मॉनिटर होता है ना, जिसे क्लास के हर बच्चे के बारे में पता होता है कि इसका काम कंप्लीट है या नहीं, ये शरारत करता है या नहीं। ठीक है, क्लास में कोई भी टीचर आता है ना तो सबसे पहले मॉनिटर को खड़ा करके पूछा जाता है, सब कुछ पता होता है उसे, है ना, वो सब कुछ दिखा सकता है, बता सकता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको सारी इंफॉर्मेशन बता सकता है, आपको इंफॉर्मेशन दिखा सकता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो ये है आपका मॉनिटर। ये एक ऐसी स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर आपके रिजल्ट्स शो होते हैं और ये रिजल्ट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये टेक्स्ट होता है। इमेज क्या होता है? ये फोटोज, इनको इमेजेस कहते हैं। वीडियोस, जो आप देख रहे हो मेरी वीडियो, ये वीडियो है। ठीक है, किसके जरिए देख रहे हो आप? स्क्रीन में ही तो देख रहे हो ना। तो ये जो आप स्क्रीन है जिस पर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये आपका मॉनिटर है। ठीक है, अब ये आउटपुट डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। हमारी कितनी तरह के मॉनिटर होते हैं? CRT और LCD या LED। इनकी फुल फॉर्म्स आप याद कर लीजिएगा। कैथोड रे ट्यूब, जो कि बल्कि मॉनिटर्स है, ये बहुत पुराने टाइम पे यूज किए जाते थे। ठीक है, भारी भरकम बड़ी बड़ी तारों से बनाए जाते थे। अब LCD और LED का जमाना है जो बहुत स्लिम है और मॉडर्न मॉनिटर्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है CPU। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? आपका ब्रेन, है ना। ब्रेन आपका दिमाग ही तो है जहां पर आपकी सारी चीजें चलती हैं। क्या करना है, कैसे करना है, सारा थिंकिंग प्रोसेस यहां से हो रहा है। तो ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोलर है। उसी तरीके से कंप्यूटर का कंट्रोलर होता है CPU, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल क्यों है? क्योंकि ये सेंटर में होती है। प्रोसेसिंग क्यों है? क्योंकि सारा प्रोसेस इसी में होता है। ठीक है, इसे हम ब्रेन कहते हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर ये खराब हो जाए ना तो बस समझो कि आपका कंप्यूटर का काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 हिस्से होते हैं। आपको पता होगा हमारे ब्रेन में भी 3 लेयर है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। वैसे ही CPU में भी 3 लेयर्स हैं। कंट्रोल यूनिट है फर्स्ट लेयर। कंट्रोल यूनिट क्या है? ये डायरेक्टली कंट्रोल करती है डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को। कि उस जैसे कि सपोज करते हैं आपको वीडियो चलानी है कोई, ठीक है, आपने कमांड दिया कि मुझे कोई वीडियो ओपन करनी है, तो ये कमांड आपकी पहुंचाने का काम करेगा आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म्स नाम से ही पता चल रहा है। ये ऐसी लॉजिकल यूनिट है जहां पर कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि आपको कैलकुलेशन करनी है ना, या एक्सेल शीट पे आप फॉर्मूलाज लगा के आंसर्स निकालते हो, तो वो काम ALU करता है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट, जहां पर आपका डेटा स्टोर होता है। वो अलग बात है कि कई बार वो टेम्परेरी होता है, कई बार वो परमानेंट होता है। कैसे होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है, यूज, क्या यूज है CPU का कि ये पूरे के पूरे इनपुट डेटा को कंट्रोल करता है और उसके जरिए आउटपुट निकालता है। यानी कीबोर्ड के जरिए आप जो भी इनपुट दे रहे हो ना, उस इनपुट के जरिए सही रिजल्ट्स निकालना, सारा काम करने का जो भी प्रोसेस है वो CPU के अंदर होता है और यही हमें रिजल्ट निकाल कर देता है। और रिजल्ट कहाँ दिखता है? मॉनिटर पर। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक रिकॉर्डर। मैग्नेटिक रिकॉर्डर क्या है? जो मैंने आपको बोला था ना कि स्टोरेज होती है, तो ये वही चीज़ है जहाँ आपका डेटा स्टोर होता है।
ठीक है। इट इज द डिवाइसेस दैट स्टोर द डेटा परमानेंटली, यहाँ परमानेंटली आपका डेटा स्टोर हो जाता है, इसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। जैसे हमारे दिमाग में हमारी हर चीज स्टोर होती है ना, सालों साल पुरानी बातें भी हमारे दिमाग में छपी हुई होती है, याद होती है हमें, वैसे ही यहाँ पर डेटा स्टोर होता है। इसके एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, ठीक है, यूज्ड इन कंप्यूटर्स फॉर परमानेंट स्टोरेज। मैग्नेटिक टेप होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है। अब आजकल तो फ्लॉपी डिस्क खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो है आपका मैग्नेटिक टेप, और ये आपको पता होने चाहिए, लेकिन फ्लॉपी डिस्क कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब ये जो मैग्नेटिक रिकॉर्डर है ये क्या करता है, आपका डेटा जो है उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। दिमाग है ना, ये दिमाग में ही तो डेटा स्टोर होगा। तो क्या फीचर्स हैं इसके फीचर्स हैं कि ये नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, जहां पर डेटा हमेशा के लिए स्टोर हो जाए, मतलब लाइट अगर चली भी जाएगी ना तब भी ये डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है। और दूसरा फीचर क्या है इसका कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है और बिल्कुल सस्ते दामों पर, कॉस्टली नहीं होता ये। और अगर आपको सेकेंडरी स्टोरेज के लिए जाना है, मतलब ये सेकेंडरी स्टोरेज का काम करता है, बैकअप्स देता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ मेमोरीज दो हैं हमारी, तो वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मैंने जस्ट अभी आपको बताया, सॉरी नॉन वॉलेटाइल आपको बताया था कि जहां पर आपका डेटा हमेशा स्टोर रहता है लाइट जाने के बाद भी। लेकिन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है कि जैसे ही लाइट गई आपका किया हुआ काम खत्म हो जाता है, वॉश हो जाता है, डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली, उसे हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। समय के साथ देखना, आप भी देखोगे आपकी रियल लाइफ में, समय के साथ कुछ यादें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भूल जाते हैं, आपके दिमाग से बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जब आप 2 साल के थे तो आपने क्या किया था, आपको याद नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ वो चीज़ें खत्म हो गई। वैसे ही अगर लाइट ऑन है और आप उस पर काम कर रहे हो लेकिन आपने उसे सेव नहीं किया, तो लाइट जाते ही आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। वो क्या हुआ, वॉलेटाइल मेमोरी। लेकिन नॉन वॉलेटाइल क्या होगा कि आपने जो कुछ भी लिखा सेव कर दिया, अब लाइट चली भी जाए तो भी आपका डेटा सेव रहेगा, वो हो गया नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। अब वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट डज टेम्परेरी स्टोरेज, मतलब यहाँ पर आप टेम्परेरी स्टोरेज करते हो जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है तब, यानी जब कंप्यूटर ऑन है और आप उसमें काम कर रहे हो तो वो रैम है, ठीक है। जब तक आप उसे सेव नहीं करोगे वो टेम्परेरी रहेगा। ये बहुत फास्ट काम करता है और इसके लिए सीपीयू की जरूरत पड़ती है। ये इसके फीचर्स हैं। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या हो गया कि जहां पर लाइट जाने के बाद भी आपका काम चलता रहेगा। इसका एग्जाम्पल होता है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म्स याद कर लेना। हार्ड डिस्क होता है, इट डज परमानेंट स्टोरेज ऑफ द डेटा एंड प्रोग्राम। हार्ड डिस्क क्या होता है, कंप्यूटर्स में लगी होती है जिसमें आपका सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है कि ये स्लो होता है, मतलब रोम्स के रैम के मुकाबले ये थोड़ा स्लो होता है। और यहाँ पर जो है ये सिस्टम और इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बूटिंग की जाती है। बूटिंग पता है क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना तो उस टाइम पे जो प्रोसेस होता है ना वो उस टाइम पीरियड को हम बूटिंग बोलते हैं। तो बूटिंग जो है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के जरिए ही होती है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लास आज की इंटरेस्टिंग लग रही होगी और चीज़ें साथ के साथ याद हो भी रही हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की। तो सबसे पहला हार्डवेयर, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप छू सकते हो, ठीक है ना। दीज आर टैंजिबल कंपोनेंट्स। टैंजिबल हम ऑलरेडी अकाउंट्स में कर चुके हैं, टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, है ना। टैंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो आपको नजर आते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, और इनटैंजिबल जो नजर नहीं आते। तो हार्डवेयर क्या हो गया आपका, टैंजिबल है, ठीक है। इसके बिना तो कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपके पास कीबोर्ड ही नहीं है तो आप इनपुट कैसे दोगे, है ना। आपके पास मॉनिटर नहीं है तो आप रिजल्ट्स कैसे देखोगे। अब ये इसके एग्जांपल्स हैं जो आपको याद करने हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के फीचर्स क्या हैं। इट कैन बी फिजिकली टच्ड एंड सीन, यानी कि इसको हम देख सकते हैं, उसे हम छू भी सकते हैं। इट कैन लास्ट फॉर ईयर्स, मतलब ये कई सालों तक चलती है और समय के साथ ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के नॉट वर्क, यानी कि कंप्यूटर के अंदर अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर काम नहीं करेगा, वो एक डब्बा बन के रह जाएगा, ठीक है।
सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आइए हम आगे पढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन से, एक तो मैंने आपको पीछे दिखाई है ना, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। अब ये है कि ये सभी हार्डवेयर में से कौन से हार्डवेयर को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, कौन से हार्डवेयर को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, किसे स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है और किसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। ये आपको कैटेगरीज याद होनी चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो आपको सारे के सारे हार्डवेयर के नाम दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे बताइए इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है या कौन सा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दिस। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर है सॉफ्ट, ठीक है, बिल्कुल नाजुक सा। वैसे ही ये भी एक नाजुक सी चीज है जो कंप्यूटर के अंदर फिट की जाती है ताकि कंप्यूटर को चलाया जा सके। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म द टास्क्स। यानी कि ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम्स हैं या ऐसा डेटा है जिसके जरिए आपका कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे कि विंडोज नहीं है, तो आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेंजिबल होते हैं क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इट कैन नॉट बी टच्ड, ओनली सीन एंड यूज्ड, मतलब आप इसको सिर्फ यूज कर सकते हो। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। हार्डवेयर और यूजर के बीच में ये एक तरह का ब्रिज है। कैसे है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज होगी ना, सिंपल भी तो समझना है क्योंकि अगर टेक्निकली पढ़ना होता तो भाई आप बुक से ही तो पढ़ सकते थे, आप मेरे क्लास क्यों देख रहे हो, है ना। तो मेरा काम है आपके लिए चीज़ों को आसान बनाना। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे सपोज करते हैं मैं हूँ यूज़र, जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ को एसेस करना है, कोई पीपीटी बनानी है या मैं इसमें यूट्यूब चलाना चाहती हूँ या मैं गूगल पे कुछ डेटा सर्च करना चाहती हूँ, तो मैं हो गई यूज़र। ठीक है, अब कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोसेस होगा और फिर रिजल्ट मेरे पास आएगा। तो जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो आता है मॉनिटर से, यानी कि वो हो गया हार्डवेयर। जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी वो भी है इनपुट डिवाइस यानी कि हार्डवेयर, कीबोर्ड के जरिए जो मैं डेटा दे रही हूँ। तो मुझ में और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर। अब अगर मैं यहाँ बैठे बैठे ऐसे बैठी हूँ और मैं बोल दूँ कंप्यूटर जी मुझे गूगल खोल कर दिखाइए, ऐसे हो जाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। जब तक मैं कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन नहीं डालूंगी कंप्यूटर मेरे लिए काम करेगा ही नहीं। तो वो इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाए भाई? वो इंस्ट्रक्शंस ही तो सॉफ्टवेयर है। जो आप प्रोग्राम कर रहे हो, जो आप उसको गाइडलाइंस दे रहे हो, वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर है। जैसे मुझे अगर सॉन्ग सुनना है तो उसके लिए मैं VLC प्लेयर खोलूंगी। जो VLC प्लेयर ओपन हुआ है ना, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो मेरे लिए गाने चलाएगा। बात समझ आई? ठीक है, तो ये होता है सॉफ्टवेयर। अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है, आप सपोज मार्केट से कंप्यूटर खरीद कर लाए, आपने उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं डाला और उसके आगे ऐसे बैठ जाओ और कहो मुझे फिल्म दिखा दे, मुझे गाना चला दे, मुझे ये कर दे, तो क्या वो हो जाएगा? वही नहीं, जब तक सॉफ्टवेयर उसके अंदर नहीं है। तो इसीलिए मैं इसने बोला कि एक आपके यानी कि यूजर और हार्डवेयर के बीच का ब्रिज है, आपकी बात कंप्यूटर तक पहुंचाने का एक जरिया है। इसके फीचर्स क्या हैं? इट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड। डिज़ाइन जो है वो कंप्यूटर ऑपरेशंस का आसान होता है। ये हार्डवेयर को रन करने में मदद करता है, यानी हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है। इट कैन बी अपडेटेड टू न्यू वर्जन्स, मतलब इसके नए नए वर्जन आते रहते हैं, जैसे विंडोज 7, 10, 11 इस तरीके से वर्जन्स आते रहते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। और एक गारंटी और जो है मैं दे रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में आपको सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक्चुअली में, इसको समझने की ज़रा कोशिश करिए आप। जैसे सपोज करते हैं कि मैं हूँ यूज़र, ठीक है, मुझे कंप्यूटर के हार्डवेयर के पास तक पहुंचना है और कंप्यूटर के हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ बीच में एक मिडलमैन चाहिए। ये मिडलमैन ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो आपके ऑपरेशंस को चलाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आया आपको क्या हुआ? कि ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स
It is a system software that act as a bridge between the user and the computer hardware. ये मैंने जस्ट आपको अभी बताया, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए भी आपको कमांड देनी पड़ती है। आप जब भी कंप्यूटर ओपन करते हो तो आपको स्टार्ट का बटन करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर ऑफ करना है तो टर्न ऑफ पे आपको क्लिक करना पड़ता है, यानी आप उसे कमांड दे रहे हो। तो ये कमांड कौन करवा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आपका जो कंप्यूटर है वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। कंप्यूटर काम ढंग से करेगा ही नहीं। अब आती है बात सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये आपके कंप्यूटर के अंदर चलने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है ना, उन सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे कि सपोज करते हैं कि आप अपने कंप्यूटर को बताना चाहते हो कि मुझे एक गाना सुनना है। आपने जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे एक गाना सुनना है, तो इंस्ट्रक्शन उठाई ऑपरेटिंग सिस्टम ने। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपके लिए VLC मीडिया प्लेयर ओपन करके दिया, जिसमें आपने गाना देखा या सुना या जो भी है, ठीक है, मतलब देखा। लेकिन जब आपने ये इंस्ट्रक्शंस दी, ये इंस्ट्रक्शंस जो है ये क्या है? आपकी बाइनरी, मतलब आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो तो अल्फाबेटिकली दे रहे हो, लेकिन कंप्यूटर तो अल्फाबेट वाली भाषा समझता ही नहीं, वो तो बाइनरी भाषा समझता है। तो उस भाषा को कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पर इंटरप्रेटर्स होते हैं, अगर आपकी कोई गलती हो जाए उस गलती को ठीक करने का काम करते हैं। ये असेंबलर होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कि एक्चुअली में होने वाले ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है। बहुत से बच्चे ना ऑपरेटिंग सिस्टम में और सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रॉडर टर्म है, ये आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी है, ठीक है। लेकिन जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो उस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करके और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये समझाना कि भाई यूजर क्या चाह रहा है, ये काम करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी जिसके जरिए आपका काम परफॉर्म हो रहा है। जैसे कि आपको अगर अकाउंट्स बनाने हैं तो आप टैली का यूज करोगे, आपको फोटो में कुछ एडिटिंग करना है तो फोटोशॉप का यूज करोगे, आपको पावर पॉइंट बनाना है तो आप PPT बनाने के लिए पावर पॉइंट का यूज करोगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं उसके लिए आप MS वर्ड का यूज करोगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एप्स होती हैं जिनके जरिए आप काम करते हो, ठीक है। ऐप होती है ना कंप्यूटर में, बहुत सारी ऐप्स, वही जैसे आपके फोन में भी तो कितनी सारी ऐप होती है। यूट्यूब खोलना तो यूट्यूब वाली ऐप पे आप ओपन कर लेते हो, है ना। या फिर अगर आपको और भी बहुत सारी ऐप्स जैसे सीखो ऐप है या और भी, उन सभी पे जाने के लिए आपको कोई ना कोई आइकन दिख रहा होता है ना, तो वो जो आइकन है ना, जो आपके काम को कंट्रोल कर रहा है, आपको वही चीज आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगी। जैसे कि अगर हम बात करें जो गूगल क्रोम होता है, वो भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो भी आपको काम करके दे रहा है, ठीक है, सर्च करने में आपको मदद कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूज करना किसी चीज को, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर जो है वो स्मूथली काम करे, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको कुछ प्रोग्राम्स पहले से ही मिल जाते हैं, और उन प्रोग्राम्स को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब कंप्यूटर की वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर। जैसे कि कंप्यूटर में खराबी ना आए तो उसके लिए क्लीनअप है, या स्पेस बहुत ज्यादा हो गई, स्पेस क्लीन करने के लिए डिस्क क्लीनअप है। एंटीवायरस की किसी तरह का वायरस कंप्यूटर में ना घुस जाए। फाइल कंप्रेशन टूल्स, यानी बहुत सारी फाइल्स हो गई तो कंप्रेस करके उसकी लेंथ को कम कर देना। ये सारे काम क्या कर रहा है? और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कर रहा है, ताकि कंप्यूटर का काम स्मूथली चले। ये चीजें आपके लिए यानी यूजर के लिए नहीं है, ये चीजें कंप्यूटर की वर्किंग के लिए होती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर। नाम से ही पता चल रहा है, जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये ट्रांसलेट करता है आपकी इंस्ट्रक्शंस को, है ना। जैसे आपने लैंग्वेजेस का नाम भी सुना होगा, ये जावा, पाइथन, ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेस में आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, लेकिन उसको मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। फिर आते हैं कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर, यानी कि ये वो चीजें हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को किसी और के कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे कि इंटरनेट, ठीक है। और जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला, फायरफॉक्स, FTP, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर, ईमेल क्लाइंट्स, ये सारी चीजें क्या है? हमारी कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। अब हमने दो चीजें पढ़ ली, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। थर्ड क्या है? पीपल या ह्यूमन वेयर। पीपल कौन होते हैं? हम लोग जो कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो पीपल आर बेसिकली दोज इंडिविजुअल्स हु यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है ना।
और प्रोसीजर क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं या वो डेटा होता है जो आप सिलसिले से कंप्यूटर में सेव करते हो, इसको जो इंस्ट्रक्शंस देते हो उसे हम प्रोसीजर्स कहते हैं। आप बताते हो ना कंप्यूटर को कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, मुझे एग्जैक्टली ये रिजल्ट चाहिए, तो वो हो गया प्रोसीजर्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास फिफ्थ है डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब कुछ भी फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स या फिगर्स या सिंबल्स जो आपने कंप्यूटर में डाले हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ 10, 12, 15, तो ये क्या है? ये डेटा है, क्योंकि यहाँ नंबर्स है, इनका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। ठीक है, लेकिन अगर इस डेटा को मैं ये कह दूं कि दीज आर द एजेस ऑफ 3 बॉयज, 3 लड़कों की ये एज है, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, तो जब डेटा के आगे हम कोई मीनिंगफुल जानकारी प्रोवाइड करें, वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। कनेक्टिविटी यानी कि कनेक्ट करना, कंप्यूटर को दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने का काम, जैसे कि सैटेलाइट लिंक, टेलीफोन लाइंस, लैन, वैन, मैन सुना होगा शायद आपने। इन सभी के जरिए जो आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो उसे हम कनेक्टिविटी कहते हैं। अब ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से यूज होते हैं अकाउंटिंग में। पहला होता है जनरल लेजर, जिसका काम होता है लेजर्स बनाना। ठीक है, ह्यूमन अकाउंटिंग तो आपने देख ली कि कैसे जर्नल्स बनाए जाते हैं, लेकिन आजकल कंप्यूटर का जमाना है, तो टैली एक ऐसी ऐप है जिसके जरिए जिसके जरिए हम अपने अकाउंट्स को कंप्यूटर्स में बना सकते हैं। ठीक है, उससे एरर्स नहीं होती और टाइम बचता है। तो लेजर बनाने के लिए हम जनरल लेजर यूज करते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब जहां पर आप ये बना रहे हो कि किन किन लोगों से आपको पैसा रिसीव करना है, उनके अकाउंट्स बनाने के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो। अकाउंट्स पेबल ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको बताता है कि आपको किस किस की उधारी चुकानी है। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल बताता है आपके पास कितनी इन्वेंट्री आई थी, किस रेट पर आई थी, अब कितना स्टॉक बच रहा है, किस रेट का स्टॉक बचा हुआ है, ये सारी चीजें। पेरोल अकाउंटिंग जो है वो आपके एम्प्लॉयज की सैलरी के बारे में होता है, जिसमें हम एम्प्लॉयज की सारी डिटेल्स लिखते हैं कि एम्प्लॉय कब ज्वाइन करा, कितनी उसने लीव्स ली हैं, कितना उसका डीए बनता है, टीए बनता है, कितना उसका कमीशन देना है, कितनी छुट्टियों के पैसे कट करने हैं, वो सारा। ठीक है, बेसिक पे कितनी है, वो सारी सैलरी की डिटेल्स बनाने के लिए पेरोल अकाउंटिंग का यूज होता है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय, हैव अ गुड डे।